हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। श्री गंगानगर का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एसएससी के सेक्टर में अपनी बहुत अच्छी पहचान बना चुका। तो अपने जैसे इसके अंदर कंटिन्यू लेके आ रहे थे सेट 1 सेट 2 अपने इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। यानी कि रोजाना मैं 10 से परसेंट लेके आता हूँ, 10% लेके आता हूँ, 15% या फिर 20% लेके आता हूँ। तो ये पर्सन आपको मैं सीधा बिल्कुल ऐसा नहीं है भी 1% आपको मैंने सिर्फ बोल के बता दिया और इसका आंसर टिक करवा दिया। जो भी उस क्वेश्चन से जो भी आंसर निकलता है उस ऑप्शन से उस जो आंसर निकलता है उससे क्या और अलग बातें अपने पढ़ते हैं, उसकी क्या और डिटेल हो सकती है, चारों ऑप्शनों की क्या डिटेल हो सकती है, इसके बारे में अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अपने क्या देखेंगे अपने अभी यह देखेंगे कि जो आपको मैं 15% लेके आऊंगा या फिर 10% या फिर 20% जो भी मैं कंटिन्यू लेके आऊंगा तो उनकी सभी डिटेल के साथ देखेंगे। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस एमसीक्यू से भी कवर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दो। तो अपने आगे चलते हैं सबसे पहला प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। सबसे पहला प्रश्न भारत का सामान्य परिचय लेके आए। सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल 10 प्रश्न की सीरीज है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको सारा बता दूंगा अभी इसके अंदर। देखते हैं अपने सबसे पहला प्रश्न कौन सा। दीव स्थित है, यानी कि पूछ रहा ये दीव है क्या चीज है, दीव स्थित है कहां पे स्थित है। अपने से दीव के बारे में पूछ रहा, दीव क्या चीज है, दीव के बारे में पूछ रहा। तो दीव कहां पे स्थित है अपने से पूछ रहा। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए दीव क्या। दमन और दीव का आपने नाम सुना होगा। वर्तमान में दादर नागर हवेली व दमन और दीव को एक ही कंप्लीट कर दिया गया, दोनों को मिला के एक ही केंद्र शासित बना दिया गया। पहले दमन अलग हुआ करता था, दीव अलग हुआ करता था। दमन और दीव अलग से केंद्र शासित प्रदेश था और दादर व नागर हवेली अलग से केंद्र शासित प्रदेश था। अपने से पूछ रहा दीव स्थित है तो इस प्रकार मान के चलना। अगर मैं इस प्रकार की बात करूं, ये गुजरात पड़ता है, गुजरात का मान के चलना इस साइड में। यहां पे तो है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी और नीचे जो खाड़ी लगती है उसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। नीचे जो खाड़ी लगते हैं खंबात की खाड़ी। गुजरात के यहां पे जो द्वीप था, गुजरात के यहां पे जो द्वीप था इस द्वीप का नाम था दीव, इसका नाम था दीव। और यहां पे जो द्वीप पड़ता था महाराष्ट्र के इलाके में इसे बोलते थे दमन, इसे दमन बोला जाता था। यहां पे दीव पड़ता, यहां पे दमन पड़ता था और यहां पे महाराष्ट्र में पड़ता था दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। तो आपसे पूछ रहा सबसे पहले दीव स्थित है तो मैं दीव के बारे में बता देता हूं। इस द्वीप को मिला के यानी कि इसको मिला के और इसको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था दमन व दीव। दमन व दीव ये केंद्र शासित प्रदेश था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। बाद में क्या हुआ, 26 जनवरी 2021 की बात करता हूं। 26 जनवरी 2021 को क्या हुआ था, इस दमन की और दादर नगर हवेली के मध्य यहाँ की बीच की दूरी बहुत कम थी। इस दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे बहुत कम थी, यानी कि ये जो बीच का हिस्सा था इनकी बीच की दूरी पड़ती थी 35 किलोमीटर। अब इस 35 किलोमीटर के लिए अलग से पूरा योजना बिठानी पड़ती, अलग से बजट पास करना पड़ता और अलग से संसद में बैठ के होती थी, यानी डबल टाइम लगता और अलग अलग दोनों का विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता। तो दोनों को सोचा गया इलाका भी बिल्कुल पास में पड़ता है तो क्यों ना सभी को एक करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना लिया जाए। इसी कारण भारत का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन के तैयार हुआ, दमन व दीव। पहले तो दमन व दीव था, इसको इसके साथ काउंट कर दिया गया तो इसका पूरा नाम बन गया दमन व दीव व दादर नागर हवेली। दमन व दीव व दादर नागर हवेली और इन दोनों की राजधानी बना दी क्या, जो दादर की राजधानी थी क्या, सिलवासा, इसकी राजधानी बना दी गई। आपसे नॉर्मल सा प्रश्न क्या पूछ रहे इसने, इसने नॉर्मल सा प्रश्न पूछा आपसे। नॉर्मल सा क्या प्रश्न पूछा, दीव स्थित है तो दीव कौन सी खाड़ी में नजर आ आपको, खंबात की खाड़ी में नजर आ रहा, यानी कि खंबात की खाड़ी में नजर आ रहा। तो खंबात की खाड़ी एक नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा और जल्दी से बी नंबर ऑप्शन को टिक करो और आगे चलते हैं। कच्छ की खाड़ी यहां पे पड़ती है। मन्नार की खाड़ी के बारे में बता देता हूं एक बात। मन्नार की खाड़ी के बारे में ये मान के चलना अपना गुजरात का इलाका पड़ता है, गुजरात का इलाका।
इस साइड में यहाँ पे श्रीलंका लगता है, यहाँ पे कौन सा लंका लगता है, श्रीलंका लगता है। बीच में यहाँ पे राम सेतु पुल है, बीच में राम सेतु पुल है। यहाँ पे इस साइड में जो खाड़ी लगती है इसे बोलते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि, इसे पाक जल संधि कहा जाता है, पाक की खाड़ी कहा जाता है। और इस साइड में जो खाड़ी लगती है, यहाँ पे जो खाड़ी लगती है इसे कौन सी जल संधि कहा जाता है, या फिर कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछे मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो नॉर्मल सा प्रश्न बनेगा, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य जो खाड़ी पड़ती है उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। और पाक जल संधि भी किसके मध्य पड़ती है, भारत व श्रीलंका के मध्य जो खाड़ी पड़ती है उसे पाक जल संधि कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, इसके बारे में पूछ रहा। तो अपने सबसे पहले इन चारों द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूमोर द्वीप, ये अपना गुजरात का इलाका बनाते हैं और यहाँ पे बांग्लादेश का साइड का यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल के बिल्कुल किनारे पे एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम है न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप। पश्चिम बंगाल में एक द्वीप पड़ता है, द्वीप का नाम है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम न्यूमोर द्वीप है। यह न्यूमोर द्वीप की एक विशेषता बता देता हूं, यह भारत व किसके मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप है, विवादित है मतलब दोनों के मध्य विवाद से गिरा हुआ द्वीप है। ये भारत वाले बोलती है ये हमारा द्वीप है और बांग्लादेश वाले बोलती है ये हमारा द्वीप है। तो आपसे नॉर्मल सा प्रश्न पूछेगा, न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवादित द्वीप है, न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य, एक तो कौन सा देश पड़ता है, अपना भारत पड़ता है, और दूसरा कौन सा देश पड़ता है, दूसरा अपना देश बांग्लादेश पड़ता है। अच्छा, न्यूमोर द्वीप की बात कंप्लीट होती है। बात चलते हैं दूसरे के ऊपर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे एक द्वीपों का समूह पड़ता है, यहाँ पे एक द्वीपों का समूह पड़ता है, इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे जो द्वीपों का समूह है इसे लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 द्वीप है, 36 पे 11 पे मानव निवास करते हैं, 36 द्वीप है, 36 पे 11 मानव निवास करते हैं। इतनी सी बातें आपको। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। इतनी सी बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, तो इसकी भी बात कंप्लीट होती है। बात चलते हैं गंगा सागर द्वीप की ओर। गंगा सागर द्वीप गंगा सागर द्वीप ये भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे इसी साइड में एक द्वीप पड़ता है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में द्वीप पड़ता है गंगा सागर द्वीप। यह भारत का बहुत अच्छा पवित्र स्थान है। यह भी पश्चिम बंगाल के किनारे पर एक द्वीप पड़ता है गंगा सागर द्वीप, यह भी भारत का बहुत अच्छा एक पवित्र स्थान पड़ता है, तो इसकी भी बात कंप्लीट होती है। उसके बाद रामेश्वरम द्वीप, और जो अपना प्रश्न मतलब रखता था वही बात है रामेश्वर द्वीप। समझना यहाँ से, यह मान के चलना भारत का दक्षिणी इलाका, यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका, और मध्य में जो पुल है उसे बोलता है राम सेतु पुल कहा जाता है। मध्य में जो पुल है उसे कौन सा पुल, राम सेतु पुल कहा जाता है, इसे राम सेतु पुल कहा जाता है, राम सेतु पुल, इसे राम सेतु पुल, इसे राम सेतु पुल कहा जाता है। क्योंकि जो राम जी ने बनाया था, अच्छी अच्छी भावना इनकी, अपने कुछ ठेस नहीं पहुंचाते किसी की भावना को। तो यहाँ पे श्रीलंका का एक यहाँ पे द्वीप पड़ता है, श्रीलंका का एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप को कहा जाता है तलाई मनार का द्वीप है, तलाई मनार का द्वीप, तलाई मनार का द्वीप। श्रीलंका का एक द्वीप पड़ता है, तलाई मनार का द्वीप है। और भारत का इस साइड में एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। भारत का द्वीप पड़ता है इस साइड में पंबन द्वीप, और श्रीलंका का जो द्वीप पड़ता है उसका नाम है तलाई मनार का द्वीप। पंबन द्वीप से लेकर तलाई मनार के द्वीप के मध्य जो पुल फैला उसे बोलते हैं राम सेतु पुल कहा जाता है। और इसी पंबन द्वीप के ऊपर भारत का शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग है, उसे कहा जाता है रामेश्वर नामक स्थान। रामेश्वर नामक पवित्र स्थान वो किसके ऊपर है, इसी पंबन द्वीप के ऊपर पड़ता है। रामेश्वर नामक जो पवित्र स्थान पड़ता है, रामेश्वर नामक पवित्र स्थान, रामेश्वरम जो पवित्र स्थान पड़ता है,
रामेश्वर नामक जो पवित्र स्थान पड़ता है वो कौन से द्वीप के ऊपर पड़ता है? वो इसी पम्बन द्वीप के ऊपर पड़ता है, इसी पम्बन के द्वीप के ऊपर पड़ता है। तो आपसे नॉर्मल सा प्रश्न क्या पूछा था? भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, ये आपसे पूछा था। तो भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वर द्वीप है, क्योंकि ये तो पश्चिम बंगाल के पास में पड़ता है, ये लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है, ये बांग्लादेश व भारत के मध्य है, दोनों विवादी द्वीप है। रामेश्वर द्वीप है जो कि श्रीलंका, ये श्रीलंका और इस साइड में भारत, दोनों के मध्य फैला हुआ कौन सा द्वीप है? रामेश्वर नामक द्वीप। दूसरे का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आगे चलते हैं। अच्छा, यस सर। नहीं, अपना नहीं है ये, तलाईमना श्रीलंका का है। वो श्रीलंका वाले कुछ ही पूछ सकते हैं, उनका कोई एग्जाम होगा एसएससी का तो वो पूछते होंगे। भारत, हाँ हाँ, भारत का ये पम्बन द्वीप है, भारत का पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप के ऊपर रामेश्वर एक पवित्र स्थान है। हाँ, पम्बन द्वीप के ऊपर एक पवित्र स्थान है, ठीक है। विश्व का, भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग शिव जी का। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न, थार मरुभूमि कहां पर स्थित है? थार मरुभूमि के बारे में पूछ रहा। थार मरुभूमि यानी कि थार का मरुस्थल, थार मरुभूमि यानी कि थार का मरुस्थल, यानी कि थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, यानी कि थार का मरुस्थल पूछ रहा कहां पे स्थित है। तो अपने को हर बच्चे को पता होगा थार का मरुस्थल तो अपना प्यारा सा मरुस्थल राजस्थान के अंदर है, राजस्थान। थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर, राजस्थान के भी कौन से क्षेत्र में? राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। थार का मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। और भारत के 5 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। भारत के 5 राज्यों में, 4 राज्यों में, सॉरी, भारत के 4 राज्यों में, एक तो राजस्थान हुआ, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा कौन सा हुआ? चौथा गुजरात हुआ। भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल थार का मरुस्थल का अपने राजस्थान में पड़ता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पे? राजस्थान में पड़ता है। अपने से पूछ रहा थार मरुभूमि कहां स्थित है, यानी कि सबसे ज्यादा जहां पे पड़ता है उसे थार की मरुभूमि कहा जाता है। लगभग 100% अगर भारत में थार का मरुस्थल है, अगर 100% थार का मरुस्थल है तो उसमें से लगभग 61% भाग राजस्थान में फैला हुआ है। तो अपने कह सकते हैं थार मरुभूमि जहां पे सर्वाधिक होगा वहीं पे थार मरुभूमि कहलाएगा। तो इसमें से राजस्थान में सर्वाधिक है, तो थार मरुभूमि भी कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि कौन से इलाके में? पश्चिमी इलाके में आता है। और बता दूं, मान के चलना राजस्थान से रिलेटिव आपको एक प्रश्न बताता हूं, राजस्थान से मतलब रखता हुआ, ये मान के चलना अपना राजस्थान है। राजस्थान के इस साइड में मरुस्थल फैला हुआ, इस साइड में यहां पे मरुस्थल फैला हुआ, राजस्थान के इस क्षेत्र में मरुस्थल फैला हुआ। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर 100 किलोमीटर है, राजस्थान का क्षेत्रफल अगर 100 मीटर है, 100% है, तो मरुस्थल उसमें से 61.11% पे मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% पे मरुस्थल फैला हुआ है, 61.11। और राजस्थान के लगभग 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के लगभग 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है। और एक बात और बता देता हूं, राजस्थान या मैं कहूं पूरे भारत में, राजस्थान या फिर पूरे भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। भारत और राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, जो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो कि मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। तो आपसे नॉर्मल सा प्रश्न पूछा, थार मरुभूमि कहाँ पे है? ये राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान के भारत के 4 राज्यों से होकर क्या यह मरुस्थल गुजरता है? थार का मरुस्थल 4 राज्य कौन कौन से? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान में गुजरात, और सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के 61.11% पे फैला हुआ है और 12 जिलों में यह फैला हुआ है। इसकी मिट्टी कौन सी? रेतीली बलुई मिट्टी है, जो कि भारत व राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या? अपन इससे पूछ रहा दक्षिणी गंगोत्री क्या चीज है? 4 ऑप्शन। प्रायद्वीप भारत की एक नदी है। प्रायद्वीप भारत की एक नदी है।
भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और पूछा गया पर्सन था दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिण नहीं है वो दक्षिणी कर लेना उसे, दक्षिणी। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीप भारत की एक नदी है? बिल्कुल भी नहीं है, प्रायद्वीप भारत की नदी नहीं है बिल्कुल। भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है? बिल्कुल भी नहीं है, युद्ध का कोई काम नहीं आता ये। उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र? बिल्कुल भी नहीं है। यह तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। और इसके साथ में एक और है मैत्री। भारत के दो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में, एक तो दक्षिणी गंगोत्री पड़ता है, एक मैत्री पड़ता है। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भारत का ऐसा द्वीप महाद्वीप है, अंटार्कटिका भारत का ऐसा महाद्वीप है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भारत का ऐसा, विश्व का ऐसा महाद्वीप है जो कि मानव रहित है, मानव रहित है, जहां पे मानव निवास नहीं करते, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद में एक बात और बता देता हूं, अगर मैं सबसे बड़े महाद्वीप की बात करता हूं, सबसे बड़े महाद्वीप की बात करता हूं, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रशांत महासागर पड़ता है सबसे, प्रशांत, उल, हिंद, अंटार्कट, आर्क, मतलब 4 नंबर का जो महाद्वीप पड़ता है उसे अंटार्कटिक महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल में 4 नंबर का महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि दक्षिणी ध्रुव की ओर पड़ता है। यानी कि इस प्रकार अपना ग्लोब है, ये ग्लोब है, तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है, इस ध्रुव के बिल्कुल चारों ओर जो फैला हुआ महाद्वीप है, इस ध्रुव के चारों ओर जो फैला हुआ महाद्वीप है, वो महाद्वीप है वो कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इसी महाद्वीप के ऊपर दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, दक्षिणी गंगोत्री, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है। आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैत्री, मैत्री। हो गया, आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 पे बिल्कुल आसान सा प्रश्न पढ़ो। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंडा मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। मैं हर क्लास में ये बात करता हूं भी मरुस्थल व रेगिस्तान में फर्क क्या होता है? मरुस्थल व रेगिस्तान में क्या फर्क होता है? मरुस्थल व पता होगा आपको? अच्छा, मरुस्थल मिट्टी से बना हुआ मरुस्थल। अच्छा, मरुस्थल और रेगिस्तान में बहुत फर्क होता है। मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे मिट्टी ही होगी, सिर्फ मिट्टी या फिर दोहरे होंगे। मरुस्थल का मतलब वह भूमि होती है, वह भूमि जो कि मरी हुई भूमि है, जिसके ऊपर न तो पेड़ों की प्रजातियां, ना वहाँ पे जीवों की प्रजाति होती, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी उत्पादन का पैदा नहीं होता। वह जो मरी हुई भूमि होती है, बिल्कुल मरु या फिर बिल्कुल बंजर भूमि होती है, चाहे वह चट्टानी भाग हो सकता है, चाहे वह बर्फीला भाग हो सकता है, चाहे वह रेतीला भाग हो सकता है। तो मरुस्थल उसे कहा जाता है जहां पे जीवों की प्रधानता नहीं होती या फिर वनस्पति की प्रधानता नहीं होती। लेकिन रेगिस्तान क्या होता है? मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ठंडा मरुस्थल होता है और एक गर्म मरुस्थल होता है। जो गर्म मरुस्थल होता है उसे ही रेगिस्तान कहा जाता है, गर्म मरुस्थल को ही रेगिस्तान कहा जाता है, और ठंडा मरुस्थल को शीत मरुस्थल कहा जाता है, ठंडे मरुस्थल को शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब यह नहीं होता कि इसके अंदर दोहरे ही होंगे, इसके अंदर चट्टानी भी भाग हो सकता है, बर्फीला भाग हो सकता है, बस शर्त एक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई जीवों की प्रधानता ना हो, न वनस्पति उसके अंदर हो। तो अपने से पूछ रहा शीत मरुस्थल। अब राजस्थान के अंदर एक तो गर्म मरुस्थल है, सबको पता होगा, राजस्थान में एक गर्म मरुस्थल पड़ता है, कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल राजस्थान में गर्म मरुस्थल पड़ता है। और अगर मैं ठंडे मरुस्थल की बात करूं तो भारत में अगर मैं ठंडे मरुस्थल की बात करूं, ठंडा मरुस्थल या फिर मैं कहूं शीत मरुस्थल, भारत में शीत मरुस्थल की बात करूं तो लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल।
अगर मैं भारत में ठंडे मरुस्थल की बात करूं तो लद्दाख के मरुस्थल को भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। और लद्दाख से एक और बात बता देता हूं, लद्दाख से एक और बात बता देता हूं आपके काम के लिए। लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। लद्दाख का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार पड़ता है। इसलिए लद्दाख के पठार को, लद्दाख के पठार को भारत का तिब्बत भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार पड़ता है। और विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार जो कि चीन में पड़ता है, इसलिए पढ़ने के कारण इसकी उपमा दे दी भारत वालों को। तो भारत का तिब्बत भी किसको कहा जाता है? लद्दाख के पठार को। अब विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का हो गया, भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार हो गया, तो राजस्थान को भी क्यों पीछे छोड़े? राजस्थान के बारे में भी देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कहा जाता है। उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार जो कि सिरोही जिले में पड़ता है, जो कि सिरोही जिले में पड़ता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। इतनी सारी बात आपको यहां से मिल गई। आगे चलते हैं। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहां पे है? लद्दाख के पठार, लद्दाख में। लद्दाख का मरुस्थल भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है, कोई ज्यादा खास नहीं है। लद्दाख में 2 जिले आते हैं, एक तो लेह जिला आता है लद्दाख में, एक तो लेह जिला आता है, और एक कौन सा आता है? कारगिल जिला आता है। कारगिल जिला, लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले। लेह भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला लेह पड़ता है। और सबसे छोटा जिले की बात करूं तो पुडुचेरी में 4 जिले आते हैं, और पुडुचेरी का एक जिला आता है माहे। माहे भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला और भारत का सबसे बड़ा जिला। लद्दाख का एक जिला पड़ता है लेह, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। और इससे पहले जो बड़ा हुआ करता था वो गुजरात का जिला हुआ करता, जिसका नाम है कच्छ। इससे पहले जो भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता है वो कच्छ हुआ करता था, तो गुजरात का जिला पड़ता है। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा पड़ता है? वर्तमान में सबसे बड़ा लेह पड़ता है, जो कि लद्दाख का। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको छोड़ो एक बार। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना? भारत का क्षेत्रफल कितना? भारत का क्षेत्रफल कितना आपको पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना? भारत का क्षेत्रफल कितना आपको मैं बता देता हूं। यहां पे भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, अगर मैं बात करूं भारत का क्षेत्रफल की, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते, सॉरी, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं वर्ग मील की बात करूं, भारत का क्षेत्रफल 12,69,219 वर्ग मील। क्या मतलब? 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, ऐसे डब्बा बन गया वो, ठीक है। अगर मैं बात करूं 32,87,263 तो वर्ग किलोमीटर पड़ता है। वर्ग मील की बात करूं तो 12,69,219 वर्ग मील पड़ता है। और उसके बाद में भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। उसके बाद एक और बात बताइए, ये तो क्षेत्रफल की बात करता है, ये तो क्षेत्रफल की बात बताइए। अभी जनसंख्या की एक बात और बता देता हूं। जनसंख्या की बात, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा रखती है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा रखती है, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% तो कहां पे पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। इससे मतलब रखता हुआ एक बात और बता देता हूं। भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे आता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आता है? भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान के ऊपर आता है। कौन से स्थान पे? 7वें स्थान पे। और सबसे बड़ा तो कौन पड़ता है? सबसे बड़ा तो रूस पड़ता है।
अगर बात करें जनसंख्या में भारत, जनसंख्या में भारत कौन से दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे तो कौन, चीन आता है। पहले नंबर पे कौन, चीन आता है। और ये भी भारत को गोल्ड मेडल बहुत जल्दी मिलने वाला है, इसमें भारत टॉप करने वाला है। तो इतने सारे आंकड़े आपको एक साथ मैंने बता दिए। तो अब क्या पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और 12,219 वर्ग मील पड़ता है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व की कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल में स्थान और जनसंख्या में इसका स्थान। आगे चलते हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और तुरंत आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारतीय राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न नहीं था, इसको चेंज करते हैं। इसको प्रश्न को छोड़ो, मैं आपको बताऊंगा इसकी सारी कहानी। इसमें ऐसे लिख देना कर्क रेखा, कर्क रेखा की सारी डिटेल आपको मैं बता दूंगा। सिर्फ ऐसे प्रश्न को छोड़ो, कर्क रेखा लिख देना। प्रश्न की जगह पूरी की पूरा कर्क रेखा लिख देना और छोड़ देना इसको। प्रश्न की पूरी जगह आपको कर्क रेखा लिख के छोड़ देना। अब मैं कर्क रेखा के बारे में बता देता हूं। भारत के मध्य से इस प्रकार मान के चलें, ये अपना भारत है। भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसका नाम कर्क रेखा पड़ता है। कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, या फिर ऐसे कहूं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा पे भारत के 8 राज्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा पे भारत के 8 राज्य स्थित है। कितने राज्य है, कर्क रेखा पे भारत के 8 राज्य स्थित है और 8 राज्यों का आपको क्रम पता होना चाहिए। इस साइड से लेकर इस साइड तक आपको 8 राज्यों का क्रम पता होना चाहिए। तो आपको मैं 8 राज्यों का क्रम बता देता हूं, 8 राज्यों का क्रम बता देता हूं। सबसे पहला जो यहां पे आएगा, सबसे पहला गुजरात, दूसरा गुजरात के बाद अपना राजस्थान, राजस्थान के बाद में आ जाएगा एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और उस साइड के बांग्लादेश के साइड पार करके फिर 2 राज्य और आ जाते हैं, त्रिपुरा व मिजोरम। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा कर्क रेखा बोल देना। कर्क रेखा का मान पूछे 23.5 डिग्री, कर्क रेखा पे कितने राज्य, 8 राज्य है और 8 राज्यों का क्रम पूछे तो बता देना। इस साइड से पूछे तो इस साइड से बता देना और इस साइड से पूछे तो इस साइड से बता देना। 8 राज्य, गुजरात पड़ता है, इसके अंदर राजस्थान पड़ता है, एमपी पड़ता है, उसके छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। इसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना। अब सिर्फ एक बात याद रखना, झारखंड की जो राजधानी पड़ती है, झारखंड की राजधानी क्या, रांची। झारखंड की राजधानी जो रांची पड़ती है बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची। इतनी सी बातें आपको यहां से पता करनी है, तो इसको छोड़ देना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। सिर्फ कर्क रेखा के बारे में इतनी बातें याद रखना। 8 राज्य इसके ऊपर है, 8 राज्य बता दिए मैंने। रांची इसके ऊपर पड़ती है, भारत के मध्य से गुजरती है और इसका मान ये। इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछ रहे हैं, इसमें से सत्य कथन कौन सा, आपके सामने जो स्क्रीन पे दे रखे हैं वो सत्य कथन, उसमें से चूज करना अपने को कौन सा। सबसे पहला कथन, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अभी अपने देख लेते हैं। इस प्रकार मान के चलना, एक ग्लोब पड़ता है, इस प्रकार अपना ग्लोब पड़ता है, तो ग्लोब के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, ग्लोब के मध्य से 0 डिग्री रेखा गुजरती है, जिसे भूमध्य रेखा या फिर जिसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो भारत पूछ रहा पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे भारत पड़ता है। तो भारत इस भूमध्य रेखा से ऊपर वाला इलाका तो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो अपने को पता, साफ साफ पता चला है भी ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में आता है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा,
भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही है। भारत की आकृति इस प्रकार है, 4 कोणों वाली है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। अभी मैं बता के हटा हूं आपको, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से तो भारत का 7वें स्थान है, क्षेत्रफल में तो 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पड़ता है। अभी मैं बता के आया हूं, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना, 2.42 पे भारत फैला हुआ है। विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.42% पे भारत फैला हुआ, और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 17.5% जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह भी बिल्कुल सही होगा। तो उपयुक्त सभी कथन सही है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चारों के चारों कथन सही है। पूर्णतः उसी के ऊपर पड़ता है, चतुष्कोणीय इसकी आकृति है, और इसकी जनसंख्या में किसका कौन सा स्थान, दूसरा, और 7वां स्थान इसका क्षेत्रफल में पड़ता है। तो तीनों की तीनों सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। आगे चलते 9 नंबर प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कथन कौन सा कथन सही है, यह अपने को देखना होगा। सबसे पहला, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत के बारे में बता रहा है। ये इस प्रकार मान के चलना, अपना भारत है, ये अपना भारत हुआ। तो पूछ रहा, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अभी देखा तो ये जो ग्लोब पड़ा था, ग्लोब के मध्य विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, तो इसके बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अपने पढ़ के आते हैं, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के मध्य पड़ता है, यह भी अपने पढ़ के चलते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, बिल्कुल सही है। भारत यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ के मध्य फैला हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी, 3214 किलोमीटर है। यहाँ से कितनी, 2933 किलोमीटर है। 2933 से इसकी 2933, यहाँ 3214, और 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट के यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस साइड से 68 डिग्री 7 से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ, तो यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों सही। तो अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर लास्ट 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अपने से पूछ रहा, इसमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो अपने को पता होना चाहिए कौन से भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरीज। भारत में वर्तमान में 8 यूटी है, तो 8 कौन से है, सबसे पहले लिख लेते हैं। एक तो लद्दाख, दूसरा जम्मू, तीसरा अंडमान निकोबार, ऐसे लिख देते हैं अंडमान एंड निकोबार, चौथा दिल्ली, पुडुचेरी, अगर छठे की बात करते हैं दादर नागर हवेली व दमन और दीव। दादर नागर हवेली व दमन और दीव। अगर मैं 7 नंबर की बात करूं, अगर मैं 7 नंबर की बात करूं, तो 7 नंबर पे क्या आएगा अपने, 7 नंबर पे बात करें तो 7 नंबर पे जो आएगा उसका नाम है दिल्ली। 7 नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दिल्ली। और अगर मैं 8 नंबर की बात करूं, क्या, अच्छा सॉरी, 7 नंबर पे जो आएगा उसका नाम है 7 नंबर पे वाला का चंडीगढ़। और 8 नंबर पे बात करूं, 8 पे आएगा लक्षद्वीप। तो आप सोचोगे मैंने इसी क्रम में क्यों लिखा। इसी क्रम में लिखने का एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका था, इसी क्रम में लिखने का एक सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं। इनका ये अवरोही क्रम पड़ता है, इन 7-8 केंद्र शासित प्रदेश का ये अवरोही क्रम पड़ता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लद्दाख, दूसरा जम्मू, तीसरा अंडमान व निकोबार, फिर दिल्ली,
पुडुचेरी, दादर नागर हवेली व दमन और दीव, फिर चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। तो आपसे पूछा सबसे क्षेत्रफल में बड़ा तो लद्दाख आएगा और सबसे छोटा कौन सा, लक्षद्वीप आएगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा नहीं है, तो अपने को पता दमन और दीव का नाम लिख लिया, दमन और दीव का नाम लिख लिया, ये है। लक्षद्वीप का नाम लिख लिया, ये भी है। पुडुचेरी भी लिख लिया, ये भी है। त्रिपुरा कोई भी नहीं है, त्रिपुरा तो एक राज्य पड़ता है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन। तो आपको मैं राज्य की बात, इसकी राजधानी भी बता देता हूं। राजधानी, लद्दाख की राजधानी तो लेह पड़ती है। जम्मू की राजधानी श्रीनगर पड़ती है। कौन सी नगर, श्रीनगर पड़ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर पड़ती है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी पड़ती है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी दिल्ली की तो नई दिल्ली पड़ती है। दिल्ली की तो नई दिल्ली पड़ती है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली पड़ती है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी पड़ती है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी पड़ती है। दादर नागर हवेली व दमन और दीव की, सॉरी पहले वाले पे मैंने सिलवासा बोल दिया था, इसकी राजधानी दमन है, दमन, उसको चेंज कर देना। इसकी राजधानी दमन ही पड़ती है, इसी के अंदर छुपी हुई। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ पड़ती है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ पड़ती है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती पड़ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। आपको मैंने 8 केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिए और सभी की सभी मैंने राजधानी भी बता दी। तो आपको इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि त्रिपुरा इसमें से अपना सही आंसर होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ये एक प्रदेश नहीं है। तो आपको मैंने 10 प्रश्न बता दिए। 10 से मिलती पता नहीं कितनी सारी बातें मैंने आपको एक साथ बता दी 10 प्रश्नों के साथ में। आपको लगता होगा 10 प्रश्न है, तो मेरे को ये रियल में ऐसे लगता है कम से कम मैंने 50 प्रश्नों के बारे में बता दी। तो बाकी चलते अपने मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।